बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। अब आपको देखें, हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था वो था टेंसेस, और टेंसेस हम आगे जा रहे हैं इंडेफिनेट टेंसेस की। बताया था कि जुमले के हाउ दे कैन बी ट्रांसलेटेड इन अफर्मेटिव स्टेज यानी पॉजिटिव स्टेज, व्हेन द सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव नॉट इंटरोगेटिव, सवालिया नहीं होता, मनफी नहीं होता। वो पिछली वीडियो में डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होते हैं, मनफी इनको किस तरह किया जाता है, और फिर किया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, सवालिया किस तरह उनको तब्दील किया जाता है सवालिया हालत में। अब आप जो आज सीखेंगे वो ये है कि हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट डेफिनेट टेंस, फ्यूचर डेफिनेट टेंस व्हेन दे आर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव कंबाइंड, यानी मनफी भी हो सवालिया भी हो, क्या भी आए जुमले में और नॉट भी आए, तो फिर उसको जो है ना वो इंग्लिश करने का तरीका क्या है। ठीक है जी। तो उसके लिए आप देखें, जिस तरह आपको पहले बताया था कि जुमले अगर इंटरोगेटिव है, जैसे ये मैंने देखा ना, आप 2 लाइनें लगाएंगे, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो एक कॉलम के अंदर नाम लिखा है। अब देखें, ये पहला कॉलम किसका है? ये है प्रेजेंट का, क्योंकि टेंस कितने होते हैं? 3। तो अब ये पहला कॉलम कौन सा हुआ? ये प्रेजेंट है। तो ये टेंस कौन सा? फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये दूसरा कॉलम कौन सा हुआ? ये पास्ट का। और तीसरा कौन सा है? ये फ्यूचर का। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कौन सा होता है? हाल। ठीक है जी। तो हाल, तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फेल हाल। अब फेल हाल कौन सा है? फेल हाल मुतलिक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होगा? फेल माजी मुतलिक, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, फेल माजी मुतलिक जो उसका नाम था। और फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या कहा था? फेल। ठीक है। और मुस्तकबिल क्या होता है? फ्यूचर। तो इसलिए आ जाएगा फेल मुस्तकबिल, और मुतलिक इसका नाम था, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। क्लियर है? अब इसका हमने जो पिछली जो ना वो वीडियो डिस्कस किया था, हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट एंड पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर डेफिनेट। और फिर आज जो करेंगे डिस्कस वो है इंडेफिनेट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ कंबाइंड, मनफी भी हो सवालिया भी हो, तो फिर उसका तर्जमा किस तरह करते हैं। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट में सबसे पहले हम डू या डज नॉट लगाते हैं, याद है? आपको डिस्कस किया था, और ये भी बताया था कि डू नहीं बल्कि ये हम डू या डज बल्कि कहेंगे सब्जेक्ट, जो आपका गिवन सब्जेक्ट है उससे पहले जो है ना वो मनफी जुमले में आपको बताया था डू नॉट ही लगाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में प्लूरल प्रोनाउन जो होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन बताया था कौन कौन से होते हैं, और ये थे ही, आई, वी, दे, यू। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई, वी, दे, यू, या कोई जमा नाम, ये कौन से होते हैं? ये प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं बेटा जी? ये एस पी सिंगुलर प्रोनाउन, ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। या कोई वाहिद नाम, अली, असलम वगैरह, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लगाते हैं डू। और क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन में प्रेजेंट डेफिनेट के साथ हम क्या लगाते हैं? एस के एस। तो डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसलिए हम जब ई एस लगाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या थी? प्रेजेंट सिंगुलर प्रोनाउन विल हैव विद फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। तो ई एस यहाँ पे आ गया, इसलिए ये डज बनता है। और प्लूरल प्रोनाउन की कंडीशन क्या है प्रेजेंट डेफिनेट में? कि प्लूरल प्रोनाउन विल ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए इनके साथ डू फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगी, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी डू, और प्रेजेंट के जो सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ चूंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं ई एस एस। तो चूंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन था इसलिए ही शी इसके साथ ई एस लगा दिया, डू के साथ डू जो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बन गया डस। इसका मतलब है डकता डू ही है, लेकिन चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एस ई एस चाहिए, इस तरह व्हेन वी हैव यूज्ड डस इट मींस दैट द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट विद द फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस आई आर आई एस इज एडिड, वो जो है ना वो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। इसका मतलब है आफ्टर सब्जेक्ट जो जब फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो वो फिर डू डज जो आ चुका है इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड एस ई एस नहीं लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इस तरह डू डज लगाएंगे, उसके बाद लगेगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा हेल्पिंग जो वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है, और एस ई एस नहीं आएगा, बोथ सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों के साथ। और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो बाकी का जुमला है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और एट द एंड देयर इज ए फुल स्टॉप।
क्लियर। यानी फिर देख ले, फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर डू विद द फर्स्ट फॉर्म इट विल बिकम डज, और इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल आई वी दे यू देन ओनली द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब इज यूज, एंड आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म देयर इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, एंड आफ्टर द सब्जेक्ट देयर इज नॉट, फिर नॉट होगा, और नॉट के बाद देयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि वो जो कंडीशन है देखें डज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एस ई एस वो यहाँ पे ई एस की सूरत में लग चुका है। इसका मतलब है अब जो वर्ब इस्तेमाल होगा दैट विल बी ओनली द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब होगी, इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। अब आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट हमने देखें सब्जेक्ट जो आपको बताया था, सब्जेक्ट के बाद हम सवालिया जो मनफी जुमले में क्या लगाते थे, डू नॉट और डिड नॉट, ठीक है ना, डू की सेकंड फॉर्म डिड नॉट लगाते थे। और अगर जो है ना वो जुमला सवालिया होता था तो उस सब्जेक्ट के बाद से पहले हमने डिड लगाया था। यहाँ चूंकि नेगेटिव और नेगेटिव कंबाइंड है, इंटेरोगेटिव पहले है, इसका मतलब है डिड पहले आएगा। वो जो डिड सेकंड फॉर्म द डू है, डू जो वर्ब था उसकी सेकंड फॉर्म डिड है, तो डिड चूंकि सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है नौ जो पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन थी कि विद द subject after the subject second form the verb will be used. When we have used did it means that that condition has been fulfilled in the form of did. did की सूरत में वो सेकंड फॉर्म आ चुकी है, इट मीन्स दैट अब जो वर्ब आएगा वो उसकी सेकंड फॉर्म नहीं होगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जिससे आप एक कुलिया बना सकते हैं कि डू डज और डिड वेन एवर दे आर फॉरवर्ड तो उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट है, और फिर चूंकि जुमला मनफी भी है नॉट लगेगा, ठीक है, नॉट, और नॉट के बाद चूंकि ये डिड आपको तैयार है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है ना, वी सेकंड फॉर्म की कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट की डिड की सूरत में फुलफिल हो चुकी है। इसका मतलब डिड के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इस तरह आप जेन नशीन कर लें। आपको पता है एक बड़ी बच्चे गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती है, और वो क्या कि डू डज और डिड के बाद फॉर्म का चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई व्हेन एवर डू डज और डिड इन इंग्लिश इज रिटन इट मीन्स दैट इट आफ्टर इट देयर विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डू डज और डिड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है। तो जब डिड लगाएंगे फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और भी उसी तरह उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड एट द एंड चूंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एट द एंड देयर मस्ट बी साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव मार्क होगा। अब आ जाते फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया था हम सब्जेक्ट ये ना वो जो होता है आपका ये देखना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद कहते थे हेल्पिंग विल शैल आप सादा जुमलों में, और सवालिया जुमले में क्या लगाए थे, विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। यहाँ भी वही बात है, चूंकि ये एक नेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, तो विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा। पहले विल शैल फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद चूंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए ना जितने भी आपने जो जुमले किए थे आपको बताया था कि जब हम जो है ना वो नॉट लगाते हैं, नॉट अपनी जगह पे ही आता है। नॉट कहाँ आता है, फर्स्ट फॉर्म से पहले या वर्ब से पहले, तो वर्ब अपने वर्ब की फॉर्म से पहले नॉट आएगा, और नॉट से पहले सब्जेक्ट होगा, और विल शैल जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है वो बाहर निकल गया, तो इसको बाहर ले जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो, और ऑब्जेक्ट के बाद उसी तरह जिस तरह रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आएगा, जितना भी जुमला बचा होगा वो लिखेंगे, और एट द एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह ये तीनों टेंसेस का प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है ना वो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेज कंबाइन हुई। अब यहाँ एक और बात समझ लें, जब आप देखते हैं ग्रामर में लिखा होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म डिडंट, डोंट, डजंट, विलंट, शैलेंट, ये कहाँ आती है, तो ये जो कि शॉर्ट फॉर्म जो है ना ये इसकी स्पीकिंग होती है, स्पीकिंग स्टेज। कौन सी होती है, स्पीकिंग स्टेज। अब मैं जैसे हेडिंग देता हूँ, आप देखें स्पीकिंग, यानी कि व्हेन द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर डेफिनेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्पीक उसको किस तरह करना है, यानी सेंटेंस इज बोथ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, मनफी भी हो सवालिया भी हो, तो उसको स्पीक किस तरह करेंगे, स्पीकिंग। यहाँ भी जो है ना वो स्टेज है वो जिसका नाम है स्पीकिंग स्टेज। स्पीकिंग स्टेज का मतलब बोलने का अंदाज, स्पीकिंग स्टेज का मतलब बोलने का अंदाज। हम इसको बोलेंगे किस तरह, लिखेंगे तो उसी तरह कि सब्जेक्ट डिड, डू, डज, डिड लगा देंगे, ये हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ये आपको तरीका ऊपर बताया, लिखेंगे इस तरह, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग है, वो अभी देखते हैं। स्पीकिंग यानी स्पीकिंग स्टेज ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। और स्पीकिंग स्टेज का मतलब है कि हाउ टू प्रोनाउंस, इसको बोलने का अंदाज क्या होगा, बोलेंगे किस तरह।
बोलने का तरीका, तो बोलने का तरीका क्या है, तो इसका बोलने का अंदाज क्या है, ठीक है जी। तो बोलने का जो ना तरीका या अंदाज वो क्या है, देखें वो क्या होगा। अब देखें अगर जो ना आपका सब्जेक्ट, ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया पहले, यहाँ सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट की बात करने लगे हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में आप देख रहे हैं डू आता है और डज आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। अब जब मनफी और सवालिया इकट्ठा होगा तो हम ये डू नॉट को इकट्ठा लिखते हैं। डू नॉट को पहली बात है इकट्ठा लिखते हैं डू नॉट, लेकिन जो पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे, DONT लिखते हैं। इस तरह अगर डज है तो डज में डू और डज नॉट को इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन इकट्ठा लिखने से मुराद है कि इसमें बीच में पूरे स्पेलिंग देखें ना, पूरे स्पेलिंग नहीं है। DONT लिखेंगे, डजन को डज लिखे NT लिखेंगे, यानी N और T के दरमियान जो मिसिंग लेटर है कौन सा है, ओ मिसिंग लेटर है, वो पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे, ओ इज मिस्ड, उसको मिस कर दिया जाता है। और जहां इंग्लिश में मिस लेटर कर दिए जाते हैं, वन और मोर देन वन लेटर देन दे आर मिस, तो वही ऐड अपोस्ट्रोफ, तो हम एक अपोस्ट्रोफ का ऊपर कॉमा लगाते हैं, इसका खुद नाम है अपोस्ट्रोफ। ये कोमे ही की शक्ल का होता है, इसलिए अपोस्ट्रोफ का कोमा या अपोस्ट्रोफ डालते हैं। इस तरह डजंट में के N और T के दरमियान जो कि ये फिर क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफ आएगा, यानी ये कोमा ऊपर लगेगा। क्लियर है। डजंट, दोबारा फिर जुमला मुकम्मल कर लें, डोंट लगेगा या डजंट लगेगा। और फिर देखें डोंट कहाँ आएगा, जो प्लूरल प्रोनाउन होंगे उनके साथ डोंट लगाएंगे, और जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे उनके साथ डजंट आएगा, यानी N और T के दरमियान अपोस्ट्रोफ आएगा। और उसके बाद फिर उसी तरह सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। डू और डज जब भी इंग्लिश में आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट द एंड दे दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है जो जुमला आपका लिखने वाला होगा वो होगा, ठीक है ना, डू और डज से शुरू होकर सब्जेक्ट के बाद नॉट, लेकिन जो बोलने वाला होगा उसमें डज और डू के साथ ही नॉट लगा देते हैं, यानी डोंट बन जाएगा, डजंट बन जाएगा, और पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे जाते, लेटर ओ इज मिसिंग। अब जुमला देखें, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, क्या वो लिखता है, तो क्या बन जाएगा, ये डज और N और T के दरमियान पोसो का कॉमा, ये बन जाएगा डजंट, ठीक है, डजंट। और ठीक है, और लिखे दो डजंट ही लाइक राइट, क्या वो लिखता नहीं है, तो डजंट ही राइट इस तरह हो जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे इस तरह डज ही नॉट राइट, ओके। और अगर बोलेंगे इसका तो डोंट से बोलेंगे तो डोंट, अब देखें डोंट, वो क्या, वो नहीं जो है ना वो जाते हैं, डोंट दे गो, अब क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये डोंट जो था, यानी अगर वो होता ना, लिखेंगे हम इसको डू दे नॉट गो, और इसको बोलेंगे डोंट दे गो। इस तरह लिखेंगे डज ही नॉट राइट, लेकिन इसको बोलेंगे डजंट ही राइट। इसी तरह अगर आ जाए इधर डिड वाले जुमले में, तो आप देखें डिड और N और T को दरमियान में इकट्ठा करके लिखना है, डिडंट, यानी डिड और N और T और O इज मिसिंग, इस तरह ये डिडंट बन गया। क्या वो लिखता है, क्या वो बोलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब इसको लिखेंगे क्या खेलता है, प्रेजेंट डेफिनेट, क्या उसने क्रिकेट खेली, तो डिड ही राइट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। लेकिन जब उसको बोलेंगे तो डिडंट आएगा, डिडंट के बाद आएगा सब्जेक्ट ही, डिडंट ही, और फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिडंट ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया, डिडंट ही प्ले क्रिकेट। इस तरह अगर वो हम ये बोलें कि क्या उन्होंने नया गद खरीदा, अब डिडंट दे है आपका सब्जेक्ट दे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसके साथ भी डिड लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ भी डिड लगाते हैं। अब ये बन गया डिडंट। अब डिडंट N और T के दरमियान पोसो का कॉमा लगेगा अगर इसको बोलना है तो, लेकिन अगर लिखना है तो लिखेगा डिड दे नॉट, लेकिन बोलेंगे तो डिडंट दे, अगर खरीदना बाय, डिडंट बाय अ न्यू हाउस, तो डिडंट दे बाय अ न्यू हाउस, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। इस तरह आप देखेंगे जब आप बोलते हैं तो सब्जेक्ट डिड से पहले यानी सब्जेक्ट पहले डिड डू डज लगाया हमने, और उसके बाद नॉट लगाया, और अगर बोला उसको तो उसको डिडंट डोंट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी। इसी तरह जब देखें क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शैल हेल्प यू, अगर इसमें नॉट लगाएं क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। अब देखें सब्जेक्ट आपका क्या था, सब्जेक्ट जो है ये देखें ढूंढे क्या है, ये आपका है आई, क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, और आई से पहले क्या आ जाएगा, विल या शैल लगाते हैं।
क्लियर है। और आपको जैसा मॉडर्न इंग्लिश में विल लगाएं या शेल लगाएं तो दोनों ही ठीक हैं। तो अब अगर हम इसको शेल लगाते हैं शेल, तो शेल के साथ NOT अपोस्ट्रोफ का कॉमा लगा लेंगे। शेल के साथ क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफ का। ये आई है तो शुड में आप बनेगा शेलेंट। इस तरह अगर विल है तो विल क्या वो नहीं लिखेगा तो विल ही नॉट होगा, लेकिन जब उसको बोलेंगे तो ये बनेगा विलेंट। इसका मतलब ये अपोस्ट्रोफ का कॉमा जो है अपोस्ट्रोफ जब हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह NOT के दरमियान फिर द मिसिंग लेटर इज, तो मिसिंग लेटर है NOT के दरमियान O इज मिसिंग। इसका मतलब है ये जब हम लिखेंगे जुमला तो लिखेंगे शेल आई नॉट, अगर ठीक है प्ले, शेल आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा क्वेश्चन मार्क, क्या वो नहीं आएगा, विल ही नॉट कम। लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो ये बनेगा विल ही नॉट, विलेंट ही और उसके बाद कम, विलेंट ही कम, क्या वो नहीं आएगा। बोलेंगे इसको इस तरह, लिखेंगे उसको इस तरह, विल ही नॉट कम लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे बेटा विलेंट ही कम। इस तरह बोलेंगे शैलेंट आई प्ले, लिखेंगे क्या शेल आई नॉट प्ले। इस तरह आपने देख लिया कि जितने भी जो ना वो जुमले हैं इसमें जो ना लिखने का अंदाज जो है वो ज़रा डिफरेंट है, बोलने का अंदाज डिफरेंट है। इसका मतलब जब भी आप खुद से शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डोंट, डजंट, डिडंट, तो यू विल हैव टू मेक जो ना अपोस्ट्रोफ आप लगाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बोलने में। इसका मतलब जो जुमले आपके डायरेक्ट जुमले होते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं वहाँ ये इस्तेमाल करना चाहिए, या आप बोलते हैं तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप लिखते हैं तो पूरे स्पेलिंग लिखें। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो फिर वेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एक और पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो है ना वो बेल सब्सक्राइब करने के बाद जो आती है उस बेल को दबाएं। इस तरह नई वीडियो आप तक पहुँची रहेंगी। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।